रात का एक वक्त होता है जब घड़ी की सुइयां भी थक कर रुक जाती हैं, जब घर के सारे दरवाजे बंद होते हैं, पर एक दरवाजा भीतर से किसी अनजान हाथ से धीरे धीरे खुलने लगता है। उस वक्त आप बिस्तर पर लेटे होते हैं, छत देख रहे होते हैं और कोई पुराना सवाल जिसे आपने बरसों से तकिए के नीचे दबा कर रखा था, वो फिर उठकर बैठ जाता है। आज रात वही सवाल आपसे पूछना है। जो चेहरा आपने दुनिया के लिए तराशा है, जो मुस्कान आपने सुबह आईने के सामने प्रैक्टिस की है, क्या वही आप हैं? या आपके भीतर एक और कमरा है, एक बंद कमरा जिसकी चाबी आपके पास है, पर जिसका दरवाजा आपने शायद सालों से खोला नहीं। अगर किसी की एक मामूली बात आपको रात भर सोने नहीं देती, अगर किसी की तरक्की देखकर आपके पेट में एक अनकही आग जलती है, अगर आप कभी किसी से बिना किसी वजह के इतना चिढ़ जाते हैं कि खुद ही चौंक जाते हैं, तो रुकिए, क्योंकि आज की यह यात्रा आपको कहीं बाहर नहीं ले जाएगी। यह यात्रा उस कमरे तक जाती है जो आपके ही भीतर रहती है, जहां रोशनी नहीं गई कभी, जहां धूल जमी है, जहां कुछ पुरानी आवाजें अब भी गूंज रही हैं। आज की विचार यात्रा है परछाई। कार्ल युंग ने कहा था, हर इंसान के भीतर एक तहखाना होता है जहां वो सब कुछ रखा होता है जिसे उसने खुद से छुपाने की कभी कोशिश की, पर तहखाना गायब नहीं होता, वो बस घर की हवा बदल देता है। तो चलिए धीरे धीरे, बिना शोर, बिना मुखौटे, उसी तहखाने तक। दिन एक बाजार है, शोर है, भीड़ है, चेहरे हैं, किरदार हैं, जल्दी है, जवाब है। दिन भर हम इतनी परतें पहने रहते हैं अपने ऊपर कि अपना असली बोझ भी महसूस नहीं होता। लेकिन रात एक खाली दरगाह की तरह है, जहां कोई पुजारी नहीं, कोई मजमा नहीं, कोई ढोल नहीं बजता, बस एक दिया जलता है, कांपता हुआ, और उसकी रोशनी में आपकी अपनी परछाई दीवार पर लंबी होती चली जाती है। यहीं से परछाई की यात्रा शुरू होती है, क्योंकि परछाई दिन के शोर में नहीं मिलती, वो खामोशी में मिलती है। उस वक्त जब आप दुनिया को नहीं, खुद को सुनने लगते हैं। बचपन में एक बच्चा किसी तयशुदा पर्सनालिटी का पट्टा पहनकर नहीं आता, वो तो मौसम की तरह आता है, कभी धूप, कभी तूफान,
कभी मिट्टी की वो खुशबू जो बारिश के बाद आती है और सीने में उतर जाती है। उसके भीतर कोई एडिटर नहीं होता जो उसके हर भाव को जांचे। कोई अदालत नहीं होती जो हर जज्बे को वर्डिक्ट दे, फैसला सुनाए। वो तो बस होता है पूरा बेलाग, जैसे नदी होती है, और शुरुआत में उसे अपने किसी हिस्से से शर्म नहीं होती। लेकिन फिर दुनिया आती है, और दुनिया ज्यादातर चिल्ला कर नहीं सिखाती, वो मुस्कुरा कर सिखाती है। इतना मत रोइए, अच्छे बच्चे ऐसे नहीं होते, इतनी जिद ठीक नहीं, इतना मत चाहिए, इतना अलग मत बनिए। धीरे धीरे बच्चा समझने लगता है कि प्यार बिना शर्त नहीं आता, कि स्वीकृति उस हिस्से को मिलती है जो दूसरों को सुविधाजनक लगे। और तभी वो बच्चा खुद पर एक कैंची उठाता है। जो हिस्सा पसंद था रख लिया, जो नापसंद था काट दिया, जो सुरक्षित था दिखा दिया, जो जोखिम भरा था हमेशा के लिए दबा दिया। और यहां जरा रुकिए, एक बहुत गहरी बात है। आपने सिर्फ अपना गुस्सा नहीं दबाया, हो सकता है आपने अपना साहस भी दबा दिया हो, अपनी रचनात्मकता, अपनी तीव्रता, वो आवाज जो एक बार बहुत जोर से उठी थी और फिर कभी नहीं उठी। यानी आपने सिर्फ अपना अंधेरा नहीं छुपाया, आपने अपनी रोशनी भी दफन कर दी। परछाई बुराई नहीं है, परछाई निर्वासन है। आपके ही कुछ हिस्से आपके ही मन से निकाले गए नागरिक हैं। वे मरते नहीं, वे बस सीमा के उस पार चले जाते हैं। और फिर कभी कभी रात में वे वापस लौटते हैं, पर अपना नाम बताकर नहीं। कभी गुस्से की आड़ में आते हैं, कभी जलन का कोट पहनकर, कभी किसी अनजान इंसान से असामान्य नफरत बनकर। और यहीं से युंग की सबसे बेचैन कर देने वाली बात शुरू होती है। कभी गौर किया है कि कुछ लोग हमें जरूरत से ज्यादा डिस्टर्ब क्यों करते हैं? एक आदमी बहुत बोलता है, हमें चिढ़ होती है। एक औरत बहुत कॉन्फिडेंट है, हमें घमंडी लगती है। एक इंसान बिना गिल्ट के अपने लिए जगह घेरता है और हमें अचानक उसकी हर बात में कोई न कोई खामी नजर आने लगती है। हम सोचते हैं मामला उनका है, लेकिन युंग कहते हैं तीव्र प्रतिक्रिया हमेशा एक सुराग होती है। एक कहानी है। राज एक साधारण आदमी, शांत, सुलझा हुआ, धीरे बोलने वाला। उसके ऑफिस में है विक्रम। विक्रम बोलता है, दिखता है, कमरे में एंटर करते ही जगह ले लेता है। राज को विक्रम से
एक अजीब किस्म की चिढ़ है। उसे लगता है दिखावेबाज है, सेल्फ ऑब्सेस्ड है। पर अगर हम जरा भीतर उतरें, शायद राज भी कभी बोलना चाहता था। शायद उसके भीतर भी एक आवाज थी। शायद वो भी चाहता था कि कमरे में उसकी मौजूदगी महसूस की जाए, लेकिन उसने बहुत पहले सीख लिया था, शांत रहना सुरक्षित है, पीछे रहना शिष्टता है, अपनी जगह मांगना गुस्ताखी है। इसलिए जब राज विक्रम को देखता है, उसे सिर्फ विक्रम नहीं दिखता, उसे अपना ही दबा हुआ हिस्सा दिखता है, और वही उसे चुभता है। इसी को यूं कहते हैं प्रोजेक्शन। कभी कभी दूसरे लोग आईना नहीं होते, वे धुंधला आईना होते हैं जिसमें आप उन्हें नहीं खुद को देखते हैं। जैसे धुंध में खड़ा पेड़, किसी को आदमी लगता है, किसी को खतरा, किसी को भूत। पेड़ वही होता है, लेकिन उसका आकार आपका डर गढ़ता है, आपकी इच्छा गढ़ती है, आपकी पुरानी स्मृति गढ़ती है। और यह खेल सिर्फ नफरत में नहीं होता, मोहब्बत में भी होता है। कभी कोई इंसान पहली ही नजर में अलग क्यों लगता है? जैसे कोई पुराना गीत अचानक याद आ गया हो, जैसे कोई भूला हुआ मौसम खिड़की पर दस्तक दे रहा हो। आप सोचते हैं यही प्रेम है। कई बार होता भी है, लेकिन कई बार आप उस इंसान से नहीं, अपने भीतर के किसी भूले हुए प्रदेश से आकर्षित हो रहे होते हैं। किसी में अपनी आजादी देखते हैं, किसी में अपनी बहादुरी, किसी में वो जिंदगी जो आप जीना चाहते थे। और वो इंसान से बड़ा होकर एक प्रतीक बन जाता है। फिर एक दिन वो इंसान की तरह दिखने लगता है। उसकी सीमाएं दिखती हैं, उसकी थकान दिखती है, उसके डर दिखते हैं, और इल्यूजन टूटता है। सामने वाला उतना नहीं बदला था, बस आपकी प्रोजेक्शन टूटी थी। अब एक और गहरी सच्चाई जो आप दबाते हैं, वो सिर्फ छुपता नहीं, रूप बदलता है। दबा हुआ गुस्सा एक शांत चेहरा पहन लेता है। दबा हुआ डर कंट्रोल बनकर लौटता है। दबी हुई ईर्ष्या नैतिक श्रेष्ठता की चादर ओढ़ लेती है, और इंसान कहता है यह मेरा स्वभाव है, जबकि कई बार वो स्वभाव नहीं, पुराना अनदेखापन होता है। एक घर में दीवार पर बहुत महीन दरार आई। आपने उस पर एक खूबसूरत फोटो फ्रेम टांग दिया। बाहर से दीवार अब भी सुंदर दिखती है, लेकिन भीतर
नमी फैलती रहती है, धीरे धीरे, बिना आवाज, बिना घोषणा, जब तक एक दिन रंग फूल न जाए, पपड़ी न उतरने लगे और पूरा प्लास्टर हाथ में न आ जाए। यही हमारे भीतर भी होता है। जिस पीड़ा को नाम नहीं मिलता वो व्यवहार बन जाती है। जिस डर को महसूस नहीं किया जाता वो पर्सनालिटी बन जाता है। जिस खालीपन को देखा नहीं जाता वो एक एंडलेस भूख बन जाता है जो कभी भरती नहीं। यह सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, समाज भी यही करता है, देश भी, धर्म भी। जो भीतर देखना मुश्किल हो उसे बाहर दुश्मन बना देना आसान होता है। यूं कहते हैं, परछाई सिर्फ व्यक्ति की नहीं, समूह की भी होती है। एक समाज खुद को सभ्य कहता है, दूसरे को असभ्य। एक राष्ट्र खुद को न्यायप्रिय कहता है, दूसरे को खतरनाक। और हर कोई अपने भीतर की कालीख दूसरे के कपड़ों पर देखने लगता है। जैसे किसी ने अपना ही धुआं दूसरे के कमरे में भर दिया हो और फिर कहे, देखिए यहां कितना अंधेरा है। जो अपनी परछाई से नहीं मिलता वो अक्सर किसी दुश्मन की तलाश में रहता है। लेकिन यह यात्रा सिर्फ अंधेरा दिखाने के लिए नहीं है। अब सवाल है, क्या किया जाए? क्या परछाई से लड़ें? क्या उसे शर्मिंदा करें? क्या उसे मिटाने की कोशिश करें? नहीं, यही युंग का सबसे करुणामय विचार शुरू होता है। परछाई को हराना नहीं है, उसे घर वापस लाना है। पहला कदम, रुकिए। जब कोई चीज आपको सामान्य से ज्यादा तोड़ दे, तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। एक झील की तरह, जब पानी कांपता है उसमें कुछ दिखता नहीं। पहले सतह को शांत होने दीजिए, फिर पूछिए, यह इतना चुभ क्यों रहा है? क्या यह सिर्फ उनकी बात है या मेरे भीतर भी कोई पुराना घाव है? दूसरा कदम, पहचानिए। खुद से कहिए, हां, मेरे भीतर भी यह है। मेरे भीतर भी ईर्ष्या है। मेरे भीतर भी दिखने की चाह है। मेरे भीतर भी वो सॉफ्टनेस है जिसे मैंने कमजोरी समझकर तहखाने में बंद कर दिया था। यह सेल्फ ऑनेस्टी है। तीसरा कदम, स्वीकारिए। स्वीकार करना हार नहीं है। स्वीकार करना उस बंद कमरे में एक दीपक जलाना है। दीपक जलने से अंधेरा नहीं मरता, लेकिन बदल जाता है। वो अब एक अदृश्य खतरा नहीं रहता, वो बस वो जगह बन जाता है जहां पहले रोशनी नहीं गई थी। चौथा कदम, रूपांतरित कीजिए। गुस्से को हिंसा मत बनने दीजिए, उसे बाउंड्री बनने दीजिए। डर को कैद मत बनने दीजिए, उसे सजगता बनने दीजिए। ईर्ष्या को जहर मत बनने दीजिए, उसे वो नक्शा बनने दीजिए जो बताए कि आपके भीतर कौन सी चाह अभी भी भूखी है। यही इंटीग्रेशन है। इसका मतलब यह नहीं कि आप पूरी तरह
उजले हो जाएंगे। इसका मतलब यह है, आप भीतर से युद्धरत कम हो जाएंगे। आप परफेक्ट नहीं होंगे, पर फ्रैगमेंटेड भी नहीं रहेंगे। आप एक पॉलिश्ड मास्क नहीं होंगे, आप एक जिंदा इंसान होंगे। अगर गौर करें तो यह सिर्फ युंग नहीं कह रहे हैं, हमारी अपनी परंपरा में भी इसकी गूंज सुनाई देती है। शिव संहारक भी हैं, योगी भी हैं, काली भयावह भी हैं, मां भी। कृष्ण लीला भी हैं, रणनीति भी। राम मर्यादा भी हैं, व्यथा भी। यहां पूर्णता का अर्थ कभी था ही नहीं, सिर्फ उजाले का संग्रह है। पूर्णता का अर्थ था अपने भीतर की रात को भी जगह देना। आधुनिक इंसान एक अजीब ख्वाहिश लेकर जीता है। वो रोशनी चाहता है पर रात नहीं, हीलिंग चाहता है पर ऑनेस्टी नहीं, पीस चाहता है पर डेफ्थ कहीं खोया हुआ है। इसीलिए उसकी मुस्कानें पॉलिश्ड होती हैं पर विश्रामहीन। जो केवल प्रकाश चाहता है वो पहली सच्ची रात में ही कांप जाता है। जो अपने भीतर रात को जगह दे देता है उसी पर पहली सच्ची सुबह उतरती है। अब सोने से पहले सिर्फ एक बात छोड़ना चाहता हूं। अगली बार जब कोई आपको असामान्य रूप से परेशान करे, जब कोई शब्द जरूरत से ज्यादा चोट दे, जब किसी की तरक्की देखकर पेट में कोई अनकही आग जले, तो तुरंत फैसला मत कीजिए। रुकिए और धीरे से पूछिए, क्या मैं सिर्फ उसे देख रहा हूं या मेरी परछाई फिर से कहीं मेरे दरवाजे पर तो नहीं खड़ी? इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं कि उसके भीतर अंधेरा है, सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि वो उस अंधेरे को अपना मानने से इनकार करता है। और जब तक आप अपनी परछाई को नहीं पहचानते, आप अधूरे रहते हैं। लेकिन जिस दिन आप मुड़कर उसे देख लेते हैं, जिस दिन आप धीरे से कहते हैं, हां, यह भी मैं हूं, उसी दिन हीलिंग शुरू होती है। उसी दिन आत्मा के पुराने कमरे थोड़े कम डरावने लगते हैं। उसी दिन आप अपने ही घर में थोड़ा ज्यादा घर जैसा महसूस करने लगते हैं। परछाई आपके दुश्मन नहीं है, वो आपके भीतर छुपा हुआ वो सच है जो बहुत समय से सुना जाना चाहता था। कोई राक्षस नहीं, एक भूला हुआ बच्चा है जो किसी अंधेरे कमरे में बैठा बस इतना चाहता है कि कोई तो दरवाजा खोले और कहे, मैं तुम्हें देख रहा हूं। तो आज अगर आंखें भारी हो रही हैं, उन्हें बंद होने दीजिए। अगर भीतर कुछ हलचल है, उसे अभी सुलझाइए मत। कुछ सवाल नींद की गोद में बेहतर उतरते हैं, कुछ जवाब जागते हुए नहीं, भीतर धीरे धीरे खुलते हैं। और सोने से पहले बस यह याद रखिए कि आपके भीतर जो अंधेरा है वो आपके खिलाफ नहीं है, वो बस आपसे दूर रहा है। और जो आप हैं और जो आपसे छूट गया, दोनों को साथ लेकर चलना ही पूर्णता की शुरुआत है। तो यह थी विचार यात्रा की आज की यात्रा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसे विचार के साथ
जो सिर्फ दिमाग को नहीं, भीतर के उन शांत अनकहे अंधेरे कमरों को भी छू जाए। तब तक अपनी परछाई से डरिए मत। शुभ रात्रि।